आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल का जो वीडियो था, कल हम लोग डिस्कस किए थे प्राचीन भारत का इतिहास, और आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। कल का जो वीडियो था उसमें 38वीं BPSC से लेके 69वीं BPSC तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राचीन भारत के पूछे गए हैं वो सारा डिस्कस किया गया था कल के वीडियो में। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, डाला हुआ मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो होगा ये होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज का जो वीडियो है इसमें भी 38वीं BPSC से लेके 69वीं BPSC तक के जितने भी मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो सारा आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप लोग वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो था बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका बॉक्स वाला भी कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए मोहम्मद गौरी, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए। हाँ चलिए पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदनपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना ने राजधानी नदियों में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। नदिया में प्रवेश करके बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पारसियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। कौन? तबकात-ए-नासरी ने अपनी पुस्तक कौन किया है, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी उनका पुस्तक है तबकात-ए-नासरी में जो है बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ है, तो तबकात-ए-नासरी, अभी पढ़े हम लोग, तो तबकात-ए-नासरी में प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए-नासरी में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने। तो नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था वो क्या था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक शासक था वो कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देख लीजिए 67वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद गौरी जो प्रथम अक्ता प्रदान किया था कहाँ पे, भारत में, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। 1178, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे, सबको पता है कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तब कितनी बार पूछा गया, 47वीं BPSC प्री में, 53वीं 55वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, तो लाहौर हो जाएगा इसका आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कहाँ पे था? तो ये था आपको इल्तुतमिश का। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया किसको? तो मालिक जानी को। पूछता है क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया किसको? तो मालिक जानी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन ने कहा है किसके बारे में? तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? अगला कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बलबन हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? याद रखिएगा, तो बलबन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। फिर से सुनिए कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया था? तो नौरोज की शुरुआत भी कौन किया था? बलबन ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने किया था? तो नौरोज की शुरुआत बलबन ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नौरोज त्योहार किसने शुरुआत किया था? तो बलबन ने। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश में क्या है? पहला क्वेश्चन कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज अभिषेक 1290 ईस्वी में केकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन जो था दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों को से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये शब्द लिखा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव हो जाएगा। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते। यह सब किसने लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने जो है यह कथन कहा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वो थे जफर खां। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
5वां नंबर क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह नाम था। रानी पद्मिनी का नाम जो है पद्मावती जिसे कहा जाता था का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम जो था पद्मावती का वो था राणा रतन सिंह नाम था उनके पति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राणा रतन सिंह। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देख लीजिए। आगे है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। देखिए, बीपीएससी सीडीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया जो है किससे भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से निजामुद्दीन औलिया जो है वो भेंट करने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? यहाँ पे देख लीजिए, अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय जो है वो चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है। चलिए उस चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। देखिए यहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो कौन दिलवाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिरोज तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जो थे उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के दरबार में जो थे वो सबसे अधिक गुलाम रहते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफा जो है ये क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया, देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस 2013 में, 53वीं बीपीएससी, 55वीं बीपीएससी के पीढ़ी में पूछा गया क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित था दार उल सफा। दार उल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कह रहा है कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह
तुगलक हो जाएगा। आगे है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है? ये दफन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है? तो नालंदा में दफन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली के सुल्तान में सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण किया था, कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो करवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जब तैमूर आक्रमण किया तो उसके बाद भारत में कह रहा है कि किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है लोधी वंश। ठीक है, देखिए लोधी वंश से स्टार्ट हो गया। देखिए लोधी वंश का पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, देख लीजिए, एक सेकेंड, कितना क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन लग रहा है, देख लीजिए, लोधी वंश में एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है विजयनगर साम्राज्य। देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी हरिहर बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से जो है गोवा को छीना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो राइट आंसर इसका हरिहर द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह हो जाएगा राइट आंसर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भू राजस्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो कहाँ मिलता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम्पी में मिलता है, ऑप्शन राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के काल में आया था अब्दुल रजाक, कल भी बताए थे। फारसी यात्री अब्दुल रजाक थे, भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णदेव राय। और ये क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार एसआई का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, 2246 वाले में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और मेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था क्या, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, जिसमें क्या हो गया था, पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में। इसी युद्ध को राक्षसी या तंगहंडी का युद्ध भी कहा जाता है। किसको, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगहंडी का युद्ध जो है कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध को हुआ कब था, 1565 में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का नाश हो गया था इसी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम का ये क्वेश्चन है। आगे जो चैप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। चलिए तो अब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, दिल्ली सल्तनत और प्रशासन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कि दीवान अर्ज, ये भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2246 में दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लीजिएगा मेंस का क्वेश्चन है। दीवान अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा विभाग यानी कि सैन्य विभाग। दीवान अर्ज बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पढ़ भी लीजिए। दीवान आरिज अथवा आरिज मुवालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज मुवालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किन्होंने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन है जो भूमि पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो देखिए खराज इंगित करता है, उसके बाद उस्र इंगित करता है, उसके बाद मुक्तई, ये खुम्स नहीं होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो खराज, उस्र और मुक्तई, यानी कि 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून। जवाबित का जो संबंध था वो राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल जो है किनके लिए किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का जो इस्तेमाल है वो किनके लिए किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के यानी कि टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल जो है किन धातुओं के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो चांदी और तांबा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत यानी कला एवं स्थापत्य। तो चलिए पढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये मस्जिद है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो 2.5 दिन के झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो कुतुब मीनार पूरा किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। शुरू कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछेगा कि कुतुब मीनार का स्टार्ट कौन किया था, शुरू किसने किया था बनवाना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश। और 5वीं मंजिल जो था वो किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग जो है कब से प्रारंभ हुआ था, तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर शुरू हो रहा है दिल्ली सल्तनत साहित्य स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था, तो तबकात ए नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तबकात ए नासरी के लेखक कौन था,
तो मिन्हास उस सिराज इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता का वृतांत जो है वो किस रूप में जाना जाता है? इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अड़ेहला। अड़ेहला इसको कहिए, अड़ेहला कहिए। तो इसमें वृतांत पाया जाता है इब्न बतूता का। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो अड़ेहला में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने किया था? तो 12 मासा की रचना किन्होंने किया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। याद रखिएगा, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था शेरशाह सूरी के समय में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिया साहब के। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो दरिया साहब ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किसमें? तो पढ़े हैं हम ही थोड़ी देर पहले, तबकाते नासरी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तबकाते नासरी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत का विविध आ गया है, देख लीजिए। इसमें पढ़ते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो अभी पढ़े थे हम लोग चांदी और तांबा के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इसका पहला क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन या फिर हसन गंगू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। कौन? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहारावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या? तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सही है, उसका आंसर वही होगा जो हम बोले थे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत को। ठीक है, 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इस चैप्टर समाप्त हो गया। अगला है, मुगल वंश स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देख लीजिए,
पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक जो था वो बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। भारत में बाबर के आगमन के कारण। तो इसका क्या है देख लेते हैं, एक सेकेंड। कह रहा है कि उपमहाद्वीप, एक सेकेंड, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। एक सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। तो पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये गलत है। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, ये भी गलत है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4, ये दोनों सही है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर। देखिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला है हुमायूं और शेरशाह के बारे में दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं क्या है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर खान। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 50 एवं 500 से इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका पढ़ते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि इस्लाम शाह जो था वो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो है 1553 ईस्वी में हो गया। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। किन्होंने? इस्लाम शाह। देख लीजिए, इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन का यही प्रणाली प्रचलित था। ज्ञातव्य हो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या माना था? ऑप्शन ई ही माना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ये देखिए 48वीं 52वीं में पीढ़ी में पूछा गया है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी बेगम। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है। देवड़ा का युद्ध, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1500 मेरे ख्याल से तो 54 होगा। देख लेते नीचे में क्या है। और देवरा हुआ था 1500, एक सेकेंड नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है।
देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। ध्यान रखिएगा, देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में हुआ था। हम 54 बताए लेकिन 55 होगा सरहिंद का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया, अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी हो जाएगा। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था। ये लड़ा गया था चौसा का। ठीक है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो चौसा में लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला देखिए, अगला अकबर के बारे में शुरू हुआ है। अकबर हेडलाइन है अकबर। तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था। तो इस किसके बारे में लिखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति का नाम क्या था। सबसे पहले याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप है यहाँ पे देख लीजिए, और किसके बीच हुआ था, अकबर के बीच हुआ था। जिसमें कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति था कौन था, तो महाराणा प्रताप के सेनापति था हकीम खान, और अकबर के जो सेनापति कौन थे, तो मान सिंह। अकबर के थे मान सिंह। ये किसका था, अकबर के सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के हकीम खान हो जाएगा। 1576 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो ऑप्शन डी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1576 में। ऑप्शन सी 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया, तो 1576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब, तो 1576। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। अगला है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जब्ती प्रणाली उपज किसकी थी पूछ रहा है, तो अकबर की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की उपज थी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखिए आगे क्या है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 संयुक्त स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम फिंच का कहना था। ठीक है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। किन्होंने कहा था, तो विलियम फिंच ने कहा था। देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है दीवान इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीवान इलाही प्रारंभ किया था अकबर के द्वारा। कब? तो 1582 में। ध्यान रखिएगा कि दीन एक होता है दीन इलाही और एक है इलाही संबत। तो दीन इलाही जो प्रारंभ किया गया था ये प्रारंभ किया गया था 1582 में, और एक है इलाही संबत। तो इलाही संबत अगर पूछेगा तो वो 1583 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा यह है दीन इलाही, तो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा। देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा जो था वो कौन था? तो अकबर था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चैप्टर जहांगीर के बारे में दिया आगे। तो जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में जो है सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस पे कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नूरजहां ने एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। किन्होंने? तो नूरजहां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्राचीनकारी पिटराड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको याद रखिए, पिटराड्यूरा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी तैयार किया जाता था, उसी को पिटराड्यूरा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। देखिए कितना बार पूछा गया, 66वीं बीपीएससी में और 66वीं फिर बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? शाहजहां के बारे में है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किन्होंने? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किन्होंने? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण कहा है? स्वर्ण युग कहा, मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए एल श्रीवास्तव। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ए एल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कह रहा है क्वेश्चन कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंधार। इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान और शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन बी कंधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के बारे में। देखिए औरंगजेब स्टार्ट हो गया है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारुल इस्लाम हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन प्रशासन शुरू हो गया। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का एक तरीका होता था बटाई। ठीक है, तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने शुरू की थी, दो अस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है
मुहतसिब था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी होता था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था, तो मुहतसिब होता था लोक आचरण अधिकारी होता था, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास, ये सब क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान जो होती थी, अनुदान भूमि, उसी को कहा जाता था मदद ए मास। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। देखिए मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था, देखिए मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था कौन, तो मुख्य न्यायाधीश था मुख्य काजी, मुख्य न्यायाधीश था क्या, मुख्य काजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि मुख्य काजी जो था वो काजी उल कुजात या प्रधान काजी तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है वो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए 47वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सारा फिर भी ऐसी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन संगीत एवं चित्रकला से, पहला है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पे चित्रकारी दिया है, तो चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर जो था वो था जहांगीर के समय में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर मत मारिएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो कौन बनाए थे, तो हुमायूं ने बनवाए थे। और चित्रकला जो थे वो अपने चरमोत्कर्ष पर जो था वो किसके समय में था, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो चित्रकारी के लिए कारखाने किन्होंने बनवाए थे, हुमायूं ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसका आंसर नहीं दिया गया है, स्टार बनाया हुआ, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। बॉक्स में क्या दिया है, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ जो है फारसी नामक अमीर हमजा यानी कि मोहम्मद साहब के चाचा के वरीयतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता था। ए और सी दोनों विकल्प सही है, ठीक है, इसीलिए इसमें स्टार बनाया हुआ है। आगे देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, सही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के समय में हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो किसके दरबार में हुआ था, तो अकबर के दरबार में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके समय में, तो अकबर के समय में। देख लीजिए, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। अभी हम डिस्कस किए थे कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के समय में चित्रकला जो था वो चरमोत्कर्ष पर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला आगे है मुगल कालीन साहित्य स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया है, तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया है। कौन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की है, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है तबकात-ए-अकबरी, तबकात-ए-अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है तबकात-ए-अकबरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या है, तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी किसकी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अबुल फजल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फतुहात ए आलमगीरी, अच्छा क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर दास नागर के द्वारा, इसको नोट करिएगा। फतुहात ए आलमगीरी अच्छा क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगीरी, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखा गया, तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है मुगल काल का विविध स्टार्ट हो गया, यानी कि मध्यकालीन भारत अपने चरम बिंदु पर लास्ट स्टेज में है। देख लीजिए, एक दो पेज और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें देख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर सही दिया है। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था, हकीम खां, और अकबर का कौन था, मान सिंह। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, सही बात है। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ही। तीसरा है देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत दिया है, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके बीच हुआ था, ये जान लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ, तीसरा है कि दूसरा है, एक बार एक देख लेते हैं, रुक जाइए। हाँ दूसरा है, देख लीजिए यहाँ पे, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, टीपू सुल्तान और मराठा दिया हुआ है, ये इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान और मराठा जो है ये गलत हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, या कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जो था कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत हो जाएगा। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये कहा जाता था किसको, सूरत को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय में क्या है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद सिंह। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था, और ये सिख धर्म के अंतिम या 10वें गुरु थे। पाहुन प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। जन्मस्थली पटना है और कार्यस्थली जो है वो पावता था, पावती, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मराठा राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ, पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन ए रायगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अष्टप्रधान पूछेगा तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेव राय होगा। यहाँ अष्टप्रधान पूछा गया है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, तो शिवाजी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, एक सेकेंड, अगला है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो अष्टप्रधान का गठन किया था किन्होंने, तो शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, शिवाजी ने किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन। देखिए 69वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरंजामी प्रथा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा संबंधित है किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला है मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर इसका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1759 ईस्वी में अली गौहर का जो है बिहार अभियान समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से? तो इसका तो मेरे ख्याल से राइट आंसर जो होना चाहिए वो चांदनी चौक से पालम तक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है तो देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। बहादुर शाह, देख लीजिए, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सुल्तान शाह आलम आज दिल्ली ता पालम। कहा गया है कि किसके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समझ लीजिएगा आप लोग कि कौन होगा। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया है, उसका जो शासन था दिल्ली से पालम तक ही था। तो आज का ये चैप्टर जो था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। मिडाइवल हिस्ट्री जो है आज पूरी तरह से मध्यकालीन भारत चैप्टर समाप्त हो गया। जितने भी 38वीं बीपीएससी से लेके अभी 69वीं बीपीएससी तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मध्यकालीन भारत का जो अभी तक पूछा गया है वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और कल का जो वीडियो है, कल के वीडियो में हम लोग पूरा प्राचीन भारत 38वीं से लेके 69वीं तक का प्राचीन भारत डिस्कस किए हैं, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है, मेरे आईडी पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ये आप एंशिएंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का मिडाइवल हिस्ट्री का यानी कि मध्यकालीन भारत का अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है 69वीं बीपीएससी तक जो भी क्वेश्चन अभी तक में मध्यकालीन भारत से पूछा गया है वो सारा आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कल जो वीडियो आएगा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो अभी से 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए आप लोग। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में मिलेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन होगा कल का, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो आप लोग के लिए कल बेहतरीन सेशन लेके आएंगे। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।